हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ऑफ द साइंस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, बस इसी तरह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने हमारे सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री के जो थर्ड चैप्टर है, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जान लेते हैं एटम्स की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे जो है एटम्स की डिस्कवरी हुई, किन-किन साइंटिस्टों का उसमें योगदान रहा है। तो क्या है कि लॉन्ग बैक इन इंडिया, यानी कि पुराने समय में क्या हुआ था, इंडिया में एक फिलोसोफर हुआ करते थे, महर्षि कन्नड़ नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था, आइडिया दिया था किसके बारे में? मैटर की डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, ही गेव द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ ए मैटर। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम इस मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उन्होंने मैटर को क्या बोला था? पदार्थ बोला था कि अगर हम इन पदार्थ को कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे? डिवाइड करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो पार्टिकल्स और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि और फर्दर डिवीजन उसमें नहीं हो पाएगा। उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला था इन्होंने? परमाणु बोला था। यानी कि ऐसी स्टेज पदार्थ की जिसको हम और ज्यादा आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो यहीं पर एक अनोदर इंडियन फिलोसफर भी हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? पकुदा कट्टायम। उन्होंने क्या बताया था कि ये जो परमाणु है वो हमेशा क्या होते हैं भाई? कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी इन्हीं कंबाइन फॉर्म के कारण जो हमारी मैटर जो है वो क्या होती है? अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसी टाइम के दौरान कुछ ग्रीक फिलोसफर भी थे जिनका नाम क्या था? डेमोक्राइटस और लूसिपस। उन्होंने भी क्या कहा था? सेम चीजें बताई थी जैसे जो कि हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताया था। उन्होंने भी क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो टर्म यूज की थी वो क्या थी? मैटर। ठीक है, इंग्लिश में बोल लिया गया था इन्होंने, मैटर। उन्होंने क्या कहा था? अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग ए मैटर, a stage will come when particles obtained cannot be डिवाइडेड फर्दर। यानी कि एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम पार्टिकल्स को और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जो और आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसको इन्होंने क्या कहा था? डेमोक्राइटिस ने क्या कहा था? एटम्स कहा था। ठीक है, अब ये जो सारी जो थ्योरीज थी वो क्या थी? सिर्फ फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे थी, यानी कि सिर्फ एक तरह से ये अजम्पशंस था। यहाँ पर कोई इस टाइम तक कह सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था इस इन आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी खत्म होने लग गई, साइंटिस्ट को क्या होने लग गया? इन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस उन्हें नजर आने लगा और धीरे धीरे उनका क्या होने लगा भाई? इंटरेस्ट बनने लगा कि कैसे ये जो मैटर है हमारा कभी एलिमेंट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कभी कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उनकी इसमें क्या होने लग गई? अब धीरे धीरे रुचि होने लग गई। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया था? एक साइंटिस्ट थे हमारे, एंटोन एल लेविज़र। उन्होंने क्या किया था? इन सारी ये जो जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई थी उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? कुछ लॉ दिए थे जिनको क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये जो लॉज थे इन्होंने वो किन के साथ मिलकर दिए थे? उन्होंने ये जोसेफ एल प्राउस्ट के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करके तब इन्होंने ये लॉज इन्होंने दिए थे। तो पहला जो लॉ है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि पहला लॉ हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमारा लॉ था। अब देखते हैं इस लॉ के बारे में क्या है। क्या किया है कि एक क्या लिया? एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया गया। ठीक है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन ले लिया गया जिसको नाम क्या रख दिया? वाई सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली जिसमें एक दूसरा सॉल्यूशन ले लिया इससे अलग। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? सॉल्यूशन एक्स। अब ये सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, मान लो NaCl का हो गया, HCl का हो गया, कोई भी हो सकता है। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया? थ्रेड से बांधकर इस तरह से हल्के से इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले जाया गया और कोनिकल फ्लास्क के ऊपर क्या लगा दी? वही एक कोर्क लगा दी। कोर्क किस लिए लगा दी? अगर मान लो हम जब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो अगर मान लो वेपर्स बन रहे हैं या फिर कोई गैस बन रही है प्रोडक्ट के तौर पे, तो वो बाहर ना निकल पाए, कोई जो यहाँ पर जो भी मैटर बने वो बाहर ना निकल पाए, इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा दी? टॉप पर एक कोर्क लगा दी। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है?
शुरुआत में ये दोनों जो हमारे अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, इनको इस तरह से रखा जाता है कि एक दूसरे में मिक्स ना हो। अब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी कोनिकल फ्लास्क का क्या किया जाता है, वे किया जाता है, वजन नापा जाता है कि इसका वजन कितना है। ठीक है, फिर जैसे ही वजन नाप लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, धागे की हेल्प से इस ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको धीरे धीरे स्लाइटली क्या कर देंगे, नीचे की तरफ बेंड करना शुरू कर देंगे, ताकि इसमें जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में है वो एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होने लग जाएगा भाई, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि इन दोनों सॉल्यूशंस में क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल चेंज आने के बाद, यानी कि रिएक्शन होने के बाद, हमने इस पूरे सिस्टम को क्या किया, फिर से वे किया, और जब हमने इसको वे किया तो इसका मास उतना ही मिला हमें जितना इसका रिएक्शन होने के पहले था। तो इसका मतलब क्या है कि मास जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किन्हीं भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का, वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है। ठीक है, और यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, किसका कंजर्वेशन हो रहा है, मास का कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि मास जो होता है वो सब्सटेंसेस का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि मास का ये लॉ क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can be neither be created nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जितना स्टार्टिंग में होता है रिएक्शन होने के पहले, उतना ही क्या होता है, वो रिएक्शन होने के बाद भी होता है। यही क्या है, हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अब अगला लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ क्या है, देखो इसमें क्या कहा है, लेवेज़र ने इसमें क्या कहा है कि मान लो हमें पता है कोई भी जो कंपाउंड होता है उसका जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि H2O, वाटर को अगर हम एग्जांपल ले लें, देखो फॉर एग्जांपल क्या है, सो अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो जो H2O है हमारा, वो किससे बना हुआ है भाई, वो बना हुआ है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब एक जो ऑक्सीजन होता है उसका मास कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, पर एटम है, अगर ये एटम है तो। ऐसे ही हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम। तो यहाँ पर कितने हमारे, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी कि 2:16, इनका रेशियो निकालें, तो कितना आ जाएगा भाई, ये कैंसिल कर देंगे हम इसको, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, 1:8। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बाय मास, जो इनका जो मास का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। चाहे अब ये हमारा वाटर क्या हो, किसी कह सकते हैं जग में रखा हो, चाहे किसी रिवर का हो, चाहे किसी ओशियन का हो, या किसी कह सकते हैं पॉन्ड्स का हो, लेक का हो, यानी कि हम पानी कहीं से भी ले, हर टाइम, हर कह सकते हैं हर पानी में के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मास का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और यही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा, और जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, उतना ही मास मिलेगा। जैसे कि दे रखा है यहाँ पर कि अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे, तो देखो 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से 1 ग्राम तो किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, और बाकी के 8 ग्राम जो मास है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। यानी कि चाहे हम वाटर को कह सकते हैं बना रहे हैं या फिर उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो रेशियो जो है इनके मासेस का वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सेम इन द सेम वे अमोनिया के केसेस में हम कह देंगे, अमोनिया क्या होता है बेटा, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर देखेंगे तो देखो ये क्या होता है, NH3 होता है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, तो 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा भाई, 3 ग्राम। इसका रेशियो निकालेंगे अमोनिया नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 ग्राम।
ठीक है। तो अमोनिया के केस में रेशियो हमेशा क्या रहेगा, नाइट्रोजन, सॉरी ये पहले नाइट्रोजन का है तो पहले नाइट्रोजन का ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो अमोनिया के केस में क्या रहने वाला, रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 14:3 रहेगा, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसे वाटर के केस में था। और यही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन ए केमिकल सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि वो उनका जो मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जितनी भी रिसर्च हुई थी हमारी एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, उनके मासेस को लेकर, उन सभी को समराइज करके एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या किया था, इन सारी एक्सपेरिमेंटल और कह सकते हैं थ्योरेटिकल चीजों को समराइज करके अपनी थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ ए मैटर। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यहाँ पर टर्म क्या यूज की थी, एटम्स की जो है टर्म है उसको इन्होंने यहाँ पर यूज किया था, जो कि क्या है, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है हमारे मैटर के। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कौन से जो है लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने क्या की थी, अपनी थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो क्या बताया था इन्होंने अपनी थ्योरी में, इन्होंने कहा था कि कोई भी जो हमारा मैटर है, चाहे वो हमारा एलिमेंट हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर हो, वो हमेशा क्या होता है, इन्हीं छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ये जॉन डाल्टन ने बताया था और उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम क्या रखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, क्या रखा था उन्होंने अपना नाम यहाँ पर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके पोस्टुलेट्स जान लेते हैं, क्या क्या इस थ्योरी के जो है पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट यहाँ पर है वो क्या कह रहा है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड ओल्ड एटम, यानी कि जितनी भी हमारे मैटर हैं सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है भाई, सही है। अगला पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और indivisible atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction, यानी कि एटम्स क्या होते हैं, हमारे इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि गिवन एलिमेंट्स के जो मास, गिवन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अपने मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या रहते हैं भाई, सेम रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखो, ऑक्सीजन के चाहे फिर कह सकते हैं एक एलिमेंट हो या फिर दो एलिमेंट हो या फिर कह सकते हैं तीन हो या फिर 10 हो 20 हो, कितने भी हो, सभी ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा, 16 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो यही इन्होंने इस पोस्टुलेट में कहा है। अगले पोस्टुलेट में क्या कह रहा है वो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, तो उनके केस में उनका मास भी डिफरेंट रहेगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। जैसे कि हम देखें, अगर ऑक्सीजन की बात हम करें तो इसका मास कितना होता है भाई, 16 ग्राम होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है। कार्बन की बात करें तो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ग्राम होता है। यानी कि देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, तो इनका मास भी क्या है, डिफरेंट है। यही इन्होंने इस पोस्टुलेट में कहा था और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। अगले पोस्टुलेट में क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब देखो, कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वॉल नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। सीधी सी बात है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। देखो, अगर हम बात करें H2O की, अब H2O में कितने एटम पार्टिसिपेट करें, कहीं पर तुम्हें कोई आधा एटम दिख रहा है भाई, है कोई कह सकते हैं 3/2 फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या, कोई एटम नहीं दिख रहा ना। मतलब यही है कहने का कि जब भी कोई केमिकल फॉर्मेशन होती है, कोई केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन बनेगी, अगर नया कंपाउंड हमारा बनता है तो उसमें एटम्स हमेशा क्या होते हैं, वोल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं और वोल नंबर में क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं।
होल नंबर में कंबाइन होते हैं। कोई भी फॉर्मूला ले लो, जैसे कि CO2 का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, NH3, तो इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। यानी कि नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होंगे, होल नंबर में होंगे, आधे अधूरे कभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते, कंबाइन नहीं करते। अगले पोस्टुलेट में क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। यानी कि एक गिवन कंपाउंड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं भाई, कांस्टेंट रहते हैं एक कंपाउंड्स में, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, जैसे कि हम बात करते हैं H2O की, ये कहना चाहते हैं कि H2O जो होता है इसमें नंबर ऑफ एटम और उनके टाइप्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि अगर हम वाटर का फार्मूला लिखेंगे तो वो हमेशा H2O ही रहेगा। ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना कि वाटर को C2O बना दिया, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये यही कह रहा है कि जो रिलेटिव नंबर यानी कि उनके जो नंबर होते हैं और वो काइंड्स ऑफ जो पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहते हैं। अब जैसे कि हमेशा वाटर में क्या आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। वाटर को हम कह सकते हैं C2O नहीं लिख सकते, वाटर को हम N2O नहीं लिख सकते, ठीक है। यही कहना चाहते हैं कि एटम्स क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और दूसरा उनका रिलेटिव नंबर, यानी कि अगर जब भी हमें वाटर का फार्मूला लिखना होता है, यानी कि वाटर को जब भी बनाएंगे या फिर कह सकते हैं कहीं से भी वाटर ले ले, उसमें हमेशा 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी। ऐसे नहीं हो जाएगा, अगर हमने मान लो समुद्र से पानी लिया तो ये लो H3O बन गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं H2O2 बन गया, तो ये वाटर का फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी थी भाई, वो कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये थ्योरी में बहुत सारी कमी थी, ठीक है। अब उन कमियों को पढ़ लेते हैं, क्या क्या जो कह सकते हैं इसमें कमी आई थी, ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डाल्टन सेड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल बट वी नो दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है, उनको फर्दर हम डिवाइड स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं, आज हमें पता है कि एटम को हम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, एटम के ही अंदर पाए जाते हैं। यानी कि एटम को हम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉबैक वहां पर पोस्टुलेट जो था उसका, डाल्टन का, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। दूसरा क्या बताया था, he again said that atoms of same element have exactly same mass but they can have slight difference। उसने क्या कहा था डाल्टन ने कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है भाई, आइसोटोप्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। एक का मास 1 होता है, प्रोटियम जिसे बोलते हैं, फिर दूसरे का मास क्या होता है 2 और एक का मास क्या होता है 3, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो अब देखो सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन ही है, क्या इनका मास सेम है, नहीं है ना। और यही पे क्या हो गया, इसका ये वाला पोस्टुलेट भी क्या हो गया, फेल हो गया था। अगला पॉइंट में क्या कह रहे हैं वो, he also said that the atoms of different element have different mass but some atoms of different element have same mass। उन्होंने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके एटम्स के मास भी डिफरेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इसका भी ड्रॉबैक क्या आया, ये आया यहाँ पर कि हमें पता है कि जो आर्गन जो होता है उसका मास कितना हो भाई, 40 होता है। इन द सेम वे कैल्शियम जो होता है उसका मास भी कितना होता है, 40 होता है। अब देखो दोनों एटम्स क्या है, डिफरेंट है ना, कैल्शियम अलग है, हमारा ऑर्गन अलग है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर एटॉमिक मास कितना है, सेम आ रहा है। और ये क्या कह रहे थे कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम्स का मास भी डिफरेंट ही होगा, लेकिन हमारे डिफरेंट एलिमेंट के मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आप सब बस इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।